देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है साथियों, तो इसका सही उत्तर है अनुवांशिकी। अब साथियों आपको पता है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं मेंडल नामक वैज्ञानिक को। और साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल से संबंधित कि मेंडल किस देश का था, तो मेंडल था ऑस्ट्रिया देश का। कहां का था साथियों, ऑस्ट्रिया देश का। और पूछा जाता है कि मेंडल ने किस पी पर मतलब कि कौन से मटर पर प्रयोग किया था साथियों, तो गार्डन पी पर प्रयोग किया था। और जो मटर का वैज्ञानिक नाम होता है इसे कहते हैं पाइसम सटाइवम। क्या कहते हैं साथियों, पाइसम सटाइवम। और यहां पर देखते हैं जो विकासीय जीव विज्ञान है इसे कहा जाता है साथियों इवोल्यूशन। क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या होता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो अनुवांशिक गुण आते हैं तो उनमें होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, परिवर्तन को क्या कहते हैं साथियों, इसे कहा जाता है विकासीय जीव विज्ञान अर्थात इवोल्यूशन। जैव प्रौद्योगिकी जैसा कि नाम में ही है, जैव प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है क्या बोलते हैं साथियों, जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। और इस बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, तो बायो मतलब की होता है जीव और टेक्नोलॉजी मतलब की होता है तकनीक। क्या होता है साथियों, तकनीक। तो यहां पर जीवों को या जैव से या फिर किसी कोशिकाओं से किसी अन्य पदार्थ का निर्माण करना, अन्य उत्पाद का निर्माण करना, कोई नया चीज प्राप्त करना जीवों की कोशिकाओं से मिलाकर, इसे कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी अर्थात जैव प्रौद्योगिकी। फिर होता है मानव शास्त्र। मानव शास्त्र को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहते हैं साथियों, एंथ्रोपोलॉजी। और एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, तो मानव जीवन का अध्ययन किया जाता है, मानव के रीति रिवाज का अध्ययन किया जाता है, मानव संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, मानव के अतीत और भविष्य का जो मेल होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है साथियों। कहां पर, इस मानव शास्त्र अर्थात एंथ्रोपोलॉजी में। और यहां पर हमारा सही उत्तर क्या है, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी किसे कहते हैं, तो अनुवांशिकी कहा जाता है माता पिता से जो बच्चों में गुण का हस्तांतरण होता है उसे कहा जाता है साथियों अनुवांशिकी। बढ़ते हैं आगे। देखिए यहां पर जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सामान्यतः खाली स्थान होते हैं। तो साथियों ये जो तत्व होते हैं वो अधातु होते हैं या धातु होते हैं, उत्कृष्ट गैसें होते हैं या फिर उपधातु होते हैं, तो साथी होते हैं ये धातु। जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दरअसल अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं और धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए इन तत्वों को कहा जाता है धातु। जबकि जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में, जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 7, 8, 6, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन तत्वों को कहा जाता है अधातु। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये अपने अष्टक को साथियों यहां पर 8 नहीं आएगा, 6, 5 और 7, क्योंकि ये अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करना चाहते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं अर्थात ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, कौन, अधातु। उसके बाद उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैसें को ही कहा जाता है साथियों निष्क्रिय गैसें। अब इनके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जबकि उपधातु कहा जाता है धातु और अधातु के बीच में जो पाया जाने वाला तत्व है उन्हें उपधातु कहते हैं, जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1987 में यूनेप अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा किए गए समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वर्ष 1987 में यूनेप अर्थात, यूनेप का फुल फॉर्म सुन लीजिए यहां पर, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये होता है साथी यूनेप का। और इसका स्थापना कब किया गया था, तो स्थापना किया गया था वर्ष 1972 में।
जो स्थापना किया गया था वर्ष 1972 में। तो यहां पर पूछा गया है कि वर्ष 1987 में यूनेप द्वारा किए गए समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था CFCs अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के उत्पादन को वर्ष 1986 के स्तर में क्या करना, स्थिर रखना। ये जो साथियों गैस है CFC, ये ओजोन लेयर के क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है, ओजोन लेयर के क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है। और जो CFC है इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है साथियों, साथ में और बताए थे कि जो 1987 है वहां पर 16 सितंबर वर्ष 1987 से हम क्या कर रहे हैं, ओजोन दिवस मनाना शुरू किए हैं। और इसका संबंध किससे है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है। क्या किससे है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो याद रखना ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बुलाया गया था। और तब से ही हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं साथियों 16 सितंबर को। तो यहां पर पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन लेयर से है। बढ़ते हैं साथियों आगे। देखिए हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्रित करती है। यहां पर साथियों बना लीजिए गिलास, यहां पर बना लीजिए ग्लास और रख दीजिए पानी। अब क्या है, सीमा नींबू निचोड़ती है, यहां पर नींबू निचोड़ती है और गिलास में एकत्रित करती है। जब इसमें थोड़ा सा और जल मिलाती है, जल मिलाने का कार्य हो रहा है साथियों, तो उसे महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो गई है। जब खटास कम हो गई है अर्थात अम्लता, अम्लीय गुण कम हो गया है। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों यहां पर देखिए, जो अम्ल होता है, जो अम्ल होता है साथियों ज्यादा खट्टा, लेकिन सीमा ने इस अम्ल में क्या मिला दी, पानी यानी कि जल। अब ये हो गया है कम खट्टा, मतलब कि अम्ल गुण कम हो गया और क्षारीय गुण क्या हो गया, बढ़ गया। क्षारीय गुण क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहां पर पूछा गया है कि हाइड्रोक्साइड और क्षारीय को कौन दर्शाता है, OH माइनस आयन। तो यहां पर हाइड्रोक्साइड आयनों के क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो गया साथियों, बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन के बढ़ने पर क्षारीय गुण क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए नींबू क्या हो गया, खट्टा से कम खट्टा हो गया। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, रक्षक कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तनों में से कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का मुख्य कारण है। रंध्र का खुलना अर्थात स्टोमेटा से वाष्पोत्सर्जन का अधिक होना, या गैसों का विनिमय होना, या फिर जल का विनिमय होना, इसी को कहते हैं साथियों रंध्रों का खुलना। तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। मान लीजिए ये है कोई रक्षक कोशिका और यहां पर पाया जा रहा है कोशिका, है ना, और इसके जो बीच में पाया जाता है इसे कहा जाता है स्टोमेटा यानी कि रंध्र। इसे क्या कहते हैं हम, स्टोमेटा यानी कि रंध्र। और ये क्या है, तो ये क्लोरोफिल है साथियों। क्या है, क्लोरोफिल। अब ये जो दोनों हैं इन्हें कहा जाता है रक्षक कोशिका। क्या कहते हैं हम इनको, रक्षक कोशिका। यहां पर जो ये क्लोरोफिल स्थित है, दोनों रक्षक कोशिकाओं के बीच में स्टोमेटा अर्थात रंध्र स्थित है। अब साथियों पूछा गया है कि रक्षक कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन के कारण किसके कारण रंध्र के खुलने का कारण होता है। तो रंध्र कब खुलता है, रंध्र तब खुलता है जब रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना, यानी कि रक्षक कोशिकाओं में जल की मात्रा अगर से ज्यादा हो जाए साथियों, उस स्थिति में क्या होगा, हमारा रंध्र खुलता है। तो इसका आंसर सही होगा साथियों ऑप्शन डी। ठीक है साथियों, और बढ़ते हैं हम आगे। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान क्रमशः H+ आयन, उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान क्रमशः H+ आयन खाली स्थान से आता है और OH- आयन खाली स्थान से आता है, तो इससे जल का अणु बनता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो अम्ल और क्षार को जब मिलाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देंगे। तो इसे ही कहा जाता है उदासीनीकरण प्रक्रिया। इसे क्या कहते हैं साथियों, उदासीनीकरण
प्रक्रिया, साथ में क्या बनता है यहाँ पर जल बनता है। तो यहां पर यही पूछा गया है कि जो H प्लस आयन है तो हम जानते हैं जैसे कि HCl में H प्लस आयन है, ये किससे आता है तो अम्ल से आता है। जबकि क्षार मान लीजिए NaOH, तो OH माइनस आयन कहां से आ रहा है तो ये क्षार से आता है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा अम्ल और क्षार। सही उत्तर क्या होगा साथियों अम्ल और क्षार। बढ़ते हैं आगे। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है साथियों। देखिए जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण क्या करता है तो बताते हैं आपको। अगर देखिए यहां पर ये हो गया हमारा अवतल दर्पण और यहां पर हो गया ये मुख्य अक्ष। अवतल दर्पण करता क्या है, अवतल दर्पण अगर से यहां पर मान लीजिए F है और यहां पर क्या हो जाएगा C यानी कि वक्रता केंद्र हो जाएगा। मान लीजिए हम वस्तु को कहां रखते हैं वक्रता केंद्र से परे अर्थात अनंत पर रखते हैं वस्तु को, तो प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक और उल्टा कहां बनेगा फोकस पर बनेगा। अगर से हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अगर से हम वस्तु को देखिए साथियों यहां पर फिर से बताते हैं आप लोगों को। देखिए यहां पर अवतल दर्पण के बारे में, यहां देखिए ये हो गया मान लीजिए अवतल दर्पण, यहां पर हो गया C और यहां पर हो गया F। ठीक है साथियों। अब यहां पर मान लीजिए अनंत में हमने क्या रखे वस्तु रखे। अगर से हम अनंत में वस्तु रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इससे प्रकाश किरण निकलेगा और यहां पर F पर बनेगा। अगर से हम वस्तु को अनंत और अगर से वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब बनेगा कहां साथियों यहां पर से ये यहां बनेगा प्रतिबिंब, अर्थात फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर ला देते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा साथियों वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य लाते हैं तो वह प्रतिबिंब कहां बनेगा साथियों प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य लाते हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब कहां बनता है साथियों वक्रता केंद्र से परे। और जैसे ही हम वस्तु को फोकस पर लाते हैं तो प्रतिबिंब बनता है कहां पर अनंत पर। और जैसे ही हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में ले जाते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा दर्पण के पीछे। लेकिन यहां पर बनता है साथियों अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब क्या बनेगा सीधा प्रतिबिंब बनेगा और इधर क्या बनेगा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर यही पूछा गया है कि अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होता है। तो आवर्धन का मान जब वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बने तो आवर्धन का मान होता है 1। जब वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो हमारा जो मान होता है 1 से कम। जब वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है तो हमारे आवर्धन का मान होता है 1। ठीक है साथियों। जब वस्तु का प्रतिबिंब जब सीधा प्रतिबिंब बनता है तो उस स्थिति में m होता है साथियों धनात्मक। जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो यहां पर m का मान होता है साथियों ऋणात्मक। ठीक है साथियों। तो यहां पर यही पूछा गया है प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक, बिल्कुल सही साथियों। आभासी जो होता है हमेशा सीधा होता है और प्रतिबिंब के वास्तविक मतलब कि उल्टा होने पर वास्तविक होता है तो उस स्थिति में क्या होता है ऋणात्मक। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा। प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर धनात्मक नहीं साथियों, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा ऋणात्मक होगा। प्रतिबिंब के आभासी होने पर ऋणात्मक नहीं साथियों, सीधा होने पर हमेशा धनात्मक होगा। हमेशा धनात्मक ये नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा ए ही होगा। देखते हैं वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और चुंबक के बीच के सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है कहलाती है। मान लीजिए साथियों ये क्या हुआ एक चुंबक N हुआ और यहां पर S हुआ। यहां पर एक क्या है किसी चालक और चुंबक, मान लीजिए कोई चालक है और इससे जो है एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए हमने और यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा दिए। तो इस स्थिति में क्या होता है चुंबक के बीच है ना, चालक और चुंबक के बीच गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर, मतलब हम इस चुंबक को बार बार इस
चालक के मध्य के पास लाएंगे, दूर ले जाएंगे, लाएंगे, दूर ले जाएंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में क्या होगा साथियों? विभवांतर उत्पन्न होगा, और विभवांतर उत्पन्न होने के कारण क्या होगा? धारा उत्पन्न। अब धारा जो उत्पन्न होगा उससे मापेंगे किससे? उस धारा को मापेंगे गैल्वेनोमीटर से। तो अब जो है इस सिद्धांत को, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऊपर इसकी खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे। किसने किया था साथियों? माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे। और इसके ऊपर कौन कार्य करता है? तो डायनेमो हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऊपर कार्य करने वाला यंत्र है। और डायनेमो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है साथियों। बढ़ते हैं आगे। देखिए, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक है? तो हमें पता है जो रक्त का जब थक्का बनता है तो उस स्थिति में कौन कार्य करता है? तो कार्य करता है साथियों प्लेटलेट्स। कौन कार्य करता है? प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट्स क्या होता है? तो याद रखेंगे, प्लेटलेट्स क्या होता है? बिंबाणु होता है, और इसी को कहा जाता है साथियों थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं इसको? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। और जब हमें चोट लगता है तो सबसे पहले जो क्षति पहुंचती है हमारे प्लेटलेट्स को ही, और वो प्लेटलेट्स तुरंत में क्या बनाता है? थ्रोम्बोसिस। क्या बनाता है साथियों? थ्रोम्बोसिस। अब यहां पर थक्का बनाने के लिए कौन कार्य करता है? तो प्रोथ्रोम्बिन। ये कौन कार्य करता है? प्रोथ्रोम्बिन। अब ये प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है? तो ये दरअसल एक प्रोटीन है, प्लाज्मा में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन बनाता है साथियों। और उसके बाद लास्ट में फाइबर का निर्माण होता है। साथ में ये भी याद रखेंगे कि रक्त का थक्का बनाने के लिए और क्या क्या आवश्यक होता है? तो कैल्शियम तत्व की आवश्यकता है। और कौन से विटामिन है? तो विटामिन के भी आवश्यक होता है रक्त का थक्का बनाने के लिए। रक्त का थक्का बनाने के लिए कितने समय का लगता है? तो 3 से 4 मिनट का समय लगता है साथियों। और याद रखना कि हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता? क्योंकि शरीर के अंदर रुधिर वाहिनियों में हिपेरिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जिसे कहते हैं हम एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम है हिपेरिन प्रोटीन। क्या है साथियों? हिपेरिन प्रोटीन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए, 4 भिन्न तत्व और उनके परमाणु क्रमांक दिए गए हैं। यहां पर जो परमाणु क्रमांक ए है, इसका 9 परमाणु क्रमांक होता है साथियों फ्लोरीन का, 19 का होता है साथियों पोटेशियम का, और साथ में 11 होता है साथियों सोडियम का, और 37 होता है रुबिडियम का। किसका होता है? रुबिडियम का। तो यहां पर पूछा गया कि आवर्त सारणी में उनकी स्थिति के संदर्भ में इसमें से कौन से असंगत तत्व है? इन जो चारों तत्व दिया गया है इसमें से कौन से असंगत तत्व है? असंगत तत्व की पहचान करते हैं। देखिए, यहां पर जो पोटेशियम है ये भी क्या है? धातु है। सोडियम भी धातु है, रुबिडियम भी धातु, लेकिन फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन दरअसल एक अधातु है। फ्लोरीन क्या है? अधातु है। देखिए यहां पर जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में साथियों यहां पर देखिए जो आवर्त सारणी में लेफ्ट वाला पार्ट होता है, हमेशा साथियों देखिए जो आवर्त सारणी है यहां पर जो इस साइड मतलब कि लेफ्ट वाला पार्ट होता है, यहां पर होता है साथियों धातु। क्या कहते हैं? यहां कौन सी धातु की कौन सी है? यहां पर पाया जाता है धातु। जबकि राइट वाले पार्ट में मुख्य रूप से पाए जाते हैं अधातु। मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? अधातु। यहां पर देखिए जो हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो लिथियम सोडियम इसके पढ़ते हैं साथियों हलीना के रब से फरियाद। और रुबिडियम यहां पर 37 है, पोटेशियम यहां पर 19 है, सोडियम यहां पर 11 है, और लिथियम यहां पर 3 है। तो साथियों यही पूछा गया था कि फ्लोरीन जो है, जबकि देखिए फ्लोरीन यहां पर कहां है साथियों? यहां पर है। तो फ्लोरीन क्या हुआ? अधातु हुआ। क्या है? अधातु। जबकि ये सब इधर है तो इसलिए क्या होगा? ये धातु और अधातु। जैसे ही हम आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है या घटता है साथियों? तो याद रखना, अगर से नहीं आता समझ में तो इतना सा याद रखना कि जब भी हम आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो हम अधातु की ओर जाते हैं, और जिसका घर होगा वही उसका सदस्य होगा। अर्थात लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर क्या होता है? धात्विक गुण कम होता है और अधातु के गुण बढ़ते हैं। अगर से इसकी विपरीत देखा जाए तो राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं तो क्या होगा? अब अधातु से धातु की ओर जा रहे हैं तो धात्विक गुण क्या होगा? बढ़ता जाएगा। साथ में और याद रखना
अगर से हम ऊपर से कहां जाते हैं, अपर से लो की ओर जाते हैं, तो उस स्थिति में भी धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कक्षकों की संख्या बढ़ने से जो मध्य में जो प्रोटॉन की संख्या है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या नहीं लगा सकता, बल ज्यादा नहीं लगा सकता, इसलिए इलेक्ट्रॉन छोड़कर चले जाते हैं, इसे धात्विक गुण बढ़ता है। बढ़ते हैं साथियों, देखिए आगे यहां पर और कुछ तथ्य याद रख लीजिए, जैसे कि साथियों हाइड्रोजन का स्थान अभी भी निश्चित नहीं है। जो हमारे ये जो तत्व है इसको कहा जाता है साथियों निष्क्रिय गैस। क्या कहते हैं इन्हें? निष्क्रिय गैस। यहां पर याद रख सकते हैं आप लोग, जो यहां पर देखिए इसे कहते हैं साथियों बैगन आलू गाजर इन थैला। कैसे याद रखेंगे साथियों? बैगन आलू गाजर इन थैला। और इसके बाद इसे कहा जाता है कहे सीता जी सुनो प्रभु, और इसे कहेंगे नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिकाऊ, और ओस से टीपो, और इसे कहते हैं फिर कल बाहर आई आंटी टसन से, और इसे कहते हैं साथियों हीना नीना करीना आर्गन। ये सब है साथियों, ये तो ये याद ही रह जाता है लास्ट वाला। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए जो एक 2 ओम का प्रतिरोध एक 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। 2 ओम का एक प्रतिरोध है और 4 ओम का प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध। देखिए साथियों यहाँ पर 3 प्रतिरोध बना दिया गया है, तो एक को कट कर दीजिए। यहाँ पर एक है 2 ओम का प्रतिरोध और एक है 4 ओम का प्रतिरोध। दोनों को श्रेणी क्रम में हमने संयोजित कर दिए हैं। जब दोनों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिए तो उस स्थिति में क्या होगा, टोटल तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है, तो 2 ओम प्लस 4 ओम इज इक्वल टू 6 ओम। आंसर क्या होगा हमारा? 6 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और श्रेणी क्रम में जुड़ने रहने पर तुल्य प्रतिरोध जो मान आता है, तुल्य प्रतिरोध साथी जो होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 डैश। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं यहां पर आगे। देखिए मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वमन जैसी अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण हमारे मस्तिष्क में कौन करता है? तो जो अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण हमारे मस्तिष्क में कौन करता है साथियों? पश्च मस्तिष्क। कौन करता है? पश्च मस्तिष्क। यहां पर पाया जाता है साथियों पश्च मस्तिष्क। यहां पर दिया है क्या? नहीं, यहां पर जाता है साथियों पश्च मस्तिष्क। अब इस पश्च मस्तिष्क में जो हमारा मेड्यूला ऑब्लांगेटा होता है, कौन होता है? यहां नहीं दिया है। जो मेड्यूला होता है, मेड्यूला करता क्या है? तो साथियों याद रखना, जो उल्टी मतलब कि वमन, उल्टी ओमिटो, उल्टी से डर क्या कहते हैं? ओमिटोफोबिया। तो उल्टी की स्थिति साथियों यहां पर जो श्वसन दर है, श्वसन दर, हृदय स्पंदन, दिल का धड़कना, जो अनेक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया है उनको सबको नियंत्रण कौन करता है साथियों? पश्च मस्तिष्क का मेड्यूला। तो याद रखना इसका सही उत्तर होगा हमारा पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का क्या काम होता है? तो अग्र मस्तिष्क का काम होता है साथियों सोच समझ विकसित करना। क्या होता है? सोच समझ विकसित करना। साथ में जो बहुत सी चीजों को हम याद रखते हैं, याद रखना भी किसका कार्य होता है? तो अग्र मस्तिष्क का कार्य होता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए 1000 वाट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटे के लिए यूज किया जाता है। 6 रुपए प्रति माह लागत के आधार पर सितंबर माह के लिए उस उपकरण को चलाने की कुल लागत रुपए में ज्ञात कीजिए। साथियों यहां पर हमारे पास मान लीजिए कि कोई उपकरण है और इस कितने वाट का है? तो 1000 वाट का है, 1000 वाट का है, और प्रतिदिन हम उसको कितने घंटे यूज कर रहे हैं? तो 5 घंटे प्रतिदिन यूज कर रहे हैं, और 6 रुपए लग रहा है हमको प्रति लागत, छह रुपए प्रति माह के लागत से। तो देखिए 6 रुपए प्रति यूनिट होगा साथियों। ठीक है, यहां पर देखो अब हमें पता है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना? 1 यूनिट जो बिजली घर में बनता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 kWh, 1 किलोवाट घंटा। तो बस साथियों मान रख दीजिए आप कितना यूनिट बनेगा। तो 1 मतलब कि 1, किलो मतलब कि हजार,
और वाट मतलब कि 1 किलोवाट। 1 मिनट साथियों, यहां पर देखिए एक यूनिट हो जाएगा, एक यूनिट हो जाएगा 1 kWh। 1 kWh यहां पर 1 किलोवाट है, कितना है 1 किलोवाट है। तो यहां पर देखिए हमें जो शक्ति का मान दिया है वो वाट में दिया है, तो यहां पर हो जाएगा 1 वाट का मान रख दीजिए 1000। 1000 और बटे में इसको किलो में बदलना है, तो हमारा फिर से हो जाएगा कितना यहाँ पर 1000 इंटू जो एच का मान कितना है साथियों, तो एच का मान दिया है यहाँ पर हमें 5 घंटा, लेकिन हम कितना दिन यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं हम कितना दिन, सितंबर होता है साथियों 30 दिन का। तो देखिए इसमें क्या आएगा, जो ये तो कट गया साथियों, 5 या 15, 150 यूनिट कितना हो रहा है, 150 यूनिट का निर्माण हो गया कितना दिन में, सितंबर के महीने में। लेकिन जो बोल रहा है 1 यूनिट का रुपए लग रहा है 6 रुपए, कितना लग रहा है 6 रुपए। तो साथियों 150 इंटू 6 यानी कि कितना हो गया, 15 छक 90, कितना हो गया साथियों 15 छक 90। तो यहां पर हमारा सही उत्तर क्या होगा, 900 रुपए की लागत लगेगी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। देखिए नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में एक ही क्रियात्मक समूह हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है, तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है साथियों। जैसे कि मान लीजिए C6, मान लीजिए CH4 है, यहां पर CH3 और OH यानी कि एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर लिया गया, हाइड्रोक्साइड आयन के द्वारा क्या कर लिया गया, ये हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो गया। तो और मान लीजिए दूसरे में देख लीजिए C2H6 है, तो C2H5OH यहां पर भी एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा किया गया, तो इसी को हम कहते हैं समजातीय श्रेणी। तो पहला ऑप्शन सही है क्योंकि हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन स्पष्ट दूसरे क्रियात्मक समूह कर लेते हैं। जैसे जैसे किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है साथियों। जैसे जैसे देखिए जो समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, अर्थात CH4 से हम क्या पहुंच गए, C2H6 पर पहुंच गए, तो उसी प्रकार इसमें क्या होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण में परिवर्तन अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टी में परिवर्तन, और जब फिजिकल प्रॉपर्टी में परिवर्तन होता है तो याद रखना उसका आणविक द्रव्यमान भी क्या होता है, आणविक द्रव्यमान भी, भार भी बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ता है। बढ़े क्या साथियों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है साथियों, तो हमने पिछले सेट में देख लिए हैं। जैसे NaCl का जलीय विलयन, NaCl का एक्वस फार्मूला जलीय विलयन है। इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं इलेक्ट्रिक, तो क्या होता है साथियों, सोडियम बनता है, हाइड्रोजन बनता है और साथ में क्या बनता है, सॉरी साथियों क्या बनता है, Cl2 बनता है, हाइड्रोजन गैस बनेगा और साथ में क्या बनेगा, NaOH। ठीक है साथियों, NaOH बनता है। तो क्या कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण क्लोर प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, तो सही बात है और इसी को कहते हैं क्लोर प्रक्रिया। तो हमारा आंसर पहला कथन तो सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कृत्रिम वस्त्र रेशे में किया जाता है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका यूज हम कहां कहां करते हैं, तो देख लीजिए इसका यूज हम करते हैं धातु से ग्रीज हटाने में, धातु से ग्रीज हटाने में अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक के रूप में, साबुन बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए, साथ में कागज बनाने के लिए, इन सब में किसका यूज होता है साथियों, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कास्टिक सोडा भी कहते हैं इसे, इस कास्टिक सोडा का यूज होता है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी क्या है, सही है। तो दोनों कथन यहां पर बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। और यहां पर देख लीजिए जो क्लोरीन है इसका यूज कहां कहां होता है, तो क्लोरीन गैस का यूज हम करते हैं रोगाणुनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में, जल को स्वच्छ करने के लिए, इन सब के रूप में यूज करते हैं किसका, हम क्लोरीन गैस का। देखिए
निम्न में से कौन सा ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण है? तो साथियों ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण कौन से है? ये वाला जो है साथियों, इसको तो हमने शुरुआत दिन के पहले ही क्वेश्चन में किए थे, जो AgCl है। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ करते हैं हम? कहाँ करते हैं साथियों? इसका किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, अर्थात किसमें करते हैं? श्याम फोटोकॉपी में। कैसे करते हैं? श्याम फोटो में करते हैं। किसका? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr का उपयोग। तो इसको जब हम प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो ये किस में बदल जाता है? सिल्वर मतलब कि सिल्वर में बदल जाता है, क्लोरीन में बदल जाता है। और इसी के कारण क्या होता है? इस सिल्वर का रंग क्या होता है? धूसर रंग का होता है। और यहाँ पर देखिए जो जिंक कार्बोनेट होता है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन में बदल जाते हैं। तो यही होता है साथियों क्या? हमारा ऊष्मीय मतलब कि ताप की उपस्थिति में, ताप की उपस्थिति में क्या होता है? ये उसका उदाहरण है। ठीक है साथियों। अब यहाँ पर जो दिया है NaCl गलित अवस्था, तो इसमें जो है और H2O, इसमें दोनों में क्या करते हैं हम? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो इससे क्या कहते हैं हम? दोनों हो जाएगा ये विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया का उदाहरण है। जिंक कार्बोनेट जो है ये किसका उदाहरण है? तो ऊष्मीय अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? ये ऊष्मीय अभिक्रिया का उदाहरण है। और साथ में ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण? तो ये प्रकाशीय अभिक्रिया का उदाहरण है, प्रकाशीय अभिक्रिया का उदाहरण है। और जो ऊष्मीय अभिक्रिया होता है साथियों, याद रखना ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? अर्थात इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप अपने किस अंग का उपयोग अपशिष्ट पदार्थ के संग्रहण के लिए करते हैं? तो यहाँ पर उत्तर आएगा हमारा रिक्तिका। क्या होता है साथियों? उत्तर रिक्तिका। यहाँ पर पादप अपने अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं? संचित करते हैं। केंद्रक में करते हैं, लाइसोसोम में करते हैं, लवक में करते हैं? तो नहीं साथियों। और ये फैक्ट जान लीजिए, जो पादप होते हैं अपने अपशिष्ट पदार्थों को कहाँ कहाँ पर रखते हैं? जैसे कि अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या होता है? गोंद हो गया, रेजिन हो गया, इनको साथियों कहां पर रखते हैं? तो ये पुराने जाइलम में। कहां पर संचित रखते हैं? पुराने जाइलम में संचित रखते हैं। कहां साथियों? पुराने जाइलम में संचित रखते हैं। और ऑक्सीजन हो गया O2, जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान बनता है, श्वसन के दौरान उत्पन्न हुए CO2, इनको पत्तियों की सहायता से विसरण क्रिया के माध्यम से क्या करते हैं साथियों? बाहर छोड़ते हैं, स्टोमेटा रंध्र की सहायता से। बढ़ते हैं आगे। खालिस्तान कुछ सरीसृप में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारण करती है। तो साथियों जो सरीसृप होते हैं जैसे कि मगरमच्छ, क्या? मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, इनमें जो लिंग का निर्धारण होता है साथियों किसके कारण होता है? तापमान की वजह से होता है लिंग का निर्धारण। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तापमान। बढ़ते हैं आगे। देखिए एक जादुई दर्पण संयोजन के सम्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण में अपने सिर को बड़ा पाता है। दर्पण में अपने सिर को बड़ा पाता है, शरीर को समान आकार का पाता है, समान आकार का पाता है, और पैरों को छोटे आकार का पाता है। पैरों को क्या करता है? छोटे आकार का पाता है। तो इस जादुई दर्पण का नाम क्या है? तो इस जादुई दर्पण का नाम क्या है? तो हमें पता है जो अवतल दर्पण होता है हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है वो समतल दर्पण बनाता है। तो सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा कौन? ये वाला ऑप्शन तो पहला है, तो ये भी करेक्ट हो गया। अवतल दर्पण बड़ा आकार का प्रतिबिंब बनाता है, समान आकार का प्रतिबिंब कौन बनाता है? समतल दर्पण बनाता है, और लास्ट में छोटा आकार का प्रतिबिंब कौन बनाता है? उत्तल दर्पण बनाता है साथियों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रतीक सूत्रों के बाद लिखा गया एक वाक्य, जैसे कि NaCl, और इसे लिख दिए हमने AQ के रूप में। तो लिखा प्रतीक सूत्र के बाद लिखा गया पद AQ, यह दर्शाता है कि वह मौजूद है, मतलब कि साथियों द्रव जलीय विलयन के रूप में मौजूद है। और इसे क्या कहा जाता है? ब्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? NaCl का जलीय विलयन क्या कहलाता है? ब्राइन कहलाता है। तो ये AQ क्या दर्शाता है? तो जलीय विलयन के रूप को दर्शाता है। और सॉलिड को लिखते हैं साथियों S से डिनोट करते हैं, द्रव को लिखते हैं L,
और गैसीय की अवस्था में लिखते हैं G। तो यहां पर बढ़ते हैं आगे। श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह खालिस्तान रंग का होता है। जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसका विचलन ज्यादा होता है साथियों। अब इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा जो मैं फार्मूला बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले लेमडा, उसके बाद आता है लेमडा के बाद आता है साथियों म्यू, उसके बाद आता है वी और उसके बाद आता है साथियों डेल। यहां पर ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा और फिर से ये छोटा, इतना को याद रखना साथियों। अर्थात इनमें क्या हुआ तो देखिए इनमें क्या हुआ, अगर से लेमडा बड़ा है तो अपवर्तनांक म्यू जो होगा वो छोटा होगा। लेमडा व्युत्क्रमानुपाती 1/म्यू। म्यू क्या है साथियों अपवर्तनांक, लेमडा क्या है तो ये लेमडा जो होता है तरंग दैर्ध्य। उसके बाद जो म्यू अगर से छोटा हुआ तो म्यू अनुक्रमानुपाती 1/v, मतलब कि ये क्या हो गया प्रकाश की चाल। ये क्या है प्रकाश की चाल। और उसके बाद अगर से प्रकाश की चाल अधिक है तो क्या होगा 1/, हो जाएगा तुम्हारा क्या डेल, यानी कि विचलन कोण। क्या है साथियों विचलन कोण। देखते हैं इसमें, देखिए क्या है कि जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, तो अपवर्तनांक जिसका अधिक होता है उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए जो लेमडा का मान है, लेमडा अधिकतम है तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अगर से प्रकाश की चाल अधिक है, प्रकाश की चाल अधिक है तो विचलन कोण का मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो हमको पता है कि जो प्रकाश का जब प्रिज्म में से गुजारते हैं तो उसका वर्ण विक्षेपण जब होता है तो उस स्थिति में लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। तो देखिए यहां पर तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक के बीच में साथियों उल्टा संबंध है। तो जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक और उसका अपवर्तनांक कम, तो यहां पर देखना अपवर्तनांक अधिकतम होता है तो किसका होता है बैगनी रंग का अपवर्तनांक होता है। तो देखिए यहां पर बना देते हैं, यहां पर एक प्रकाश किरण ने प्रवेश किया ए और बी। अब यहां पर से इस प्रकार हुआ और ये इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार। देखिए तो नीचे से जाते हैं बैजानी हपी नाला। क्या कहते हैं साथियों इसे कहा जाता है विब ग्योर। इसे क्या कहते हैं विब ग्योर। ठीक है साथियों। तो देखिए जो बैगनी होता है लाल रंग के उल्टा है, अर्थात जो बैगनी होता है उसका विचलन तो अधिकतम होता है लेकिन जो अपवर्तनांक होता है वो अधिक होता है। विचलन अधिकतम होता है तो अपवर्तनांक का मान भी क्या होगा अधिकतम। बढ़ते हैं तो आगे, तो देखिए यहां पर उत्तर आ जाएगा हमारा बैगनी रंग। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है। नहीं साथियों, जो प्रतिरोध होता है वो तापमान पर निर्भर करता है। ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि जो प्रतिरोध होता है ये लंबाई पर भी निर्भर करता है, तापमान पर भी निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और साथ में और साथियों प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करता है। तो देखिए इसमें प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है, नहीं स्वतंत्र नहीं होता साथियों, निर्भर होता है। किसी चालक के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज जितना अधिक होता है प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। नहीं साथियों, प्रतिरोध नहीं अधिक होगा, क्योंकि हम जानते हैं V अनुक्रमानुपाती I, क्योंकि वोल्टेज अधिक होने पर धारा भी क्या होता है अधिकतम होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया गलत। अब देखिए तीसरा है प्रतिरोध की इकाई ओम है। तो बिल्कुल सही बात है, प्रतिरोध की इकाई क्या है ओम है। बढ़ते हैं साथियों आगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है विद्युत जनित्र अर्थात डायनेमो। कौन कार्य करता है साथियों? डायनेमो कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। और इसकी खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे। किसने किया था? माइकल फैराडे। और जो विद्युत मोटर होता है, विद्युत मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखने आप विद्युत मोटर जो होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर, किसके बाएं हाथ के नियम पर आधारित होता है? कौन? विद्युत मोटर। और साथ में विद्युत जनित्र किसके ऊपर आधारित होता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर। किसके ऊपर साथियों? दाएं हाथ के नियम के आधार पर कौन आधारित होता है? विद्युत जनित्र अर्थात डायनेमो। याद रखने में अगर से कंफ्यूज हो रहे होंगे तो याद रखना
इधर डा है डायनेमो अर्थात विद्युत जनित्र, तो इधर डा तो इधर दा, दोनों याद रह जाएगा साथियों। बढ़ते हैं आगे। साथ में विद्युत पंखा क्या होता है, तो विद्युत पंखा में विद्युत मोटर लगा होता है। और बल्ब क्या होता है, तो बल्ब के बारे में याद रखना, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। और बल्ब में क्या भरते हैं हम, ऑर्गन गैस भरते हैं, साथ में नाइट्रोजन गैस भी भरते हैं साथियों। और जो बल्ब होता है वो क्या करता है, तो बल्ब करता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा और तापीय ऊर्जा में परिवर्तन। बढ़ते हैं आगे, देखिए इसका आंसर क्या होगा साथियों, विद्युत जनित्र। बढ़ते हैं आगे, देखिए निम्नलिखित में से किन कारकों द्वारा वनों का संरक्षण किया जा सकता है। तो वनों का संरक्षण करना है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन है वनों की नियमित एवं नियोजित कटाई। नियोजित कटाई मतलब कि सुव्यवस्थित कटाई, यानी कि लिमिट होना कुछ ना कुछ, नियोजित कटाई। तो ये बिल्कुल सही है साथी वनों के संरक्षण के लिए। अगर से हम कुछ सीमित मात्रा में वन की कटाई कर रहे हैं तो ठीक है, उपयोग लायक। उसके बाद है वनों की आग पर नियंत्रण, तो ये भी सही है साथी, वनों की आग पर बिल्कुल नियंत्रण पाने से हम वन संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। एकल कृषि रोपण तो नहीं साथियों, कृषि रोपण में तो नहीं होगा। और क्या है, वनों में सड़कों का निर्माण, तो सड़कों का निर्माण करेंगे और वन को काटेंगे तो नहीं साथियों। वनारोपण और पुनर्नवीकरण को बढ़ावा देना, तो बिल्कुल सही बात है, वन लगाएंगे पुनर्नवीकरण प्राप्त करेंगे। वन और वन उत्पादों का उचित उपयोग, अगर से वन उत्पादों का उचित उपयोग करोगे तो वन कहां से रहेगा, मवेशियों के चरणों के लिए, मवेशियों के चरण के लिए। अच्छा साथियों एक मिनट रुकना, यहां पर क्या कहा गया, वन और वन उत्पादों का उचित उपयोग, उचित उपयोग बिल्कुल सही है, ये भी सही होगा। और क्या है, मवेशियों के चरने के लिए भूमि साफ करना, तो भूमि साफ करोगे तो वन क्या होंगे, खत्म, वनों का संरक्षण नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ACDE, तो ये तो गलत हो गया साथियों। DEFG ये भी गलत हो गया। BCEFG जी वाला भी गलत हो गया। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, A, B और F। ए में क्या करेंगे, नियोजित कटाई, सही है। बी में क्या है, वनों की आग पर नियंत्रण, बिल्कुल सही है। जबकि ई में क्या है, वनारोपण और पुनर्नवीकरण, तो सही है। और एफ में क्या है, मवेशियों के भूमि का ई में क्या है, वन एवं वन उत्पादों का उचित उपयोग करना है साथियों, तो ये भी हमारा सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखिए निम्नलिखित में से एक त्रिभुजाकार प्रिज्म, कांच के प्रिज्म के माध्यम से एक प्रकाश किरण AB, प्रकाश किरण हुआ साथियों AB के अपवर्तन को दर्शाया गया है। प्रकाश किरण AB के अपवर्तन को दर्शाया गया, सही है। यहां पर आपतित किरण जो है AB है, यहां पर मान लेते हैं साथियों T और R, T और क्या मान ले, T और S मान लेते हैं साथियों। जो AB प्रकाश किरण है जो प्रिज्म पर आपतित हो रहा है, तो कोण EOD के बारे में पूछा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो AB है ये क्या है, आपतित किरण, क्या है ये, आपतित किरण। बी जो T और S है ये है अपवर्तित किरण, क्या है साथियों, ये है तुम्हारा, क्या लिखे थे, T लिखे थे। ये जो T और S है ये है अपवर्तित किरण है, ये क्या है, अपवर्तित किरण। और ये क्या है साथियों, निर्गत किरण, क्या है ये, निर्गत किरण। तो यहां पर पूछा गया है EOD को निरूपित करता है, तो जो AB किरण है उसको आगे बढ़ा दिए तो ये प्राप्त हुआ साथियों। जो निर्गत किरण है इसको पीछे बढ़ा दिए, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच EO और D है, तो इसी कोण के बारे में पूछा गया है, EO और D के बारे में। तो आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम, विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, विचलन कोण। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, विचलन कोण, ऑप्शन बी। देखिए ठीक है साथियों, यहां पर हम अब करते हैं, क्लास को खत्म हो चुका है हमारा 25 क्वेश्चन। साथियों अगर से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है साथियों।